बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस, दो डिफरेंट रीजन्स, दो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच, यूरोप और मिडिल ईस्ट। मुस्लिम मेजॉरिटी मिडिल ईस्ट और लिबरल मेजॉरिटी यूरोप। अब आज तक ट्रेडिशनली मुसलमान क्या सोचता हुआ आया था कि यूरोप एंटी फलस्तीन और प्रो इसराइल है, और आखिरी 70 सालों की तारीख को देखते हुए हमारा ये सोचना गलत भी नहीं था। यूरोप ग्लोबल डोमिनेंस को लेकर अमेरिका के साथ एक अनहोली अलायंस में भी था, जिसमें कमजोर देशों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनका पैसा और रिसोर्स लूटने के लिए आंख बंद करके बेदर्दी से काम किया जाएगा, फिर चाहे इस खेल में कितने ही बेगुनाह लोग क्यों ना मारे जाएं। और शर्म की बात यह थी कि इसके बाद इनके पास ह्यूमन राइट्स का पासा था, जिसको वक्त और जरूरत के हिसाब से कभी भी बोर्ड पर फेंक दिया जाता। वो यूरोप उसे आज लगने लगा है कि नहीं, जो फलस्तीन के अंदर आज हो रहा है वो जेनोसाइड है। इसमें उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं, कुछ अपनी भी फिक्र है, उन चीज़ों को हम आगे समझेंगे। लेकिन आज जो यूरोप कर रहा है उसमें मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, जबकि उनका फलस्तीन और मुसलमानों के साथ कोई खासा लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो अरब मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम स्टेट्स जो बगैर फलस्तीन के अधूरी हैं, बगैर फलस्तीन के तो इस्लाम अधूरा है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के बगैर इस्लाम पूरा ही नहीं हो सकता। जिनके बुजुर्गों ने अभी कुछ दशक पहले ये कसम खाई थी कि जब तक फलस्तीन नहीं तब तक इसराइल के साथ कोई समझौता नहीं, जब तक फलस्तीन नहीं तब तक इसराइल के सरपरस्तों को इस जमीन से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन आज उसी जमीन से इस बुरे दौर में इसराइल के सरपरस्त ऐश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट और यूरोप में फलस्तीन को लेकर क्या चल रहा है, कैसे यूरोप अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी को छोड़ रहा है, इस वक्त गजा के क्या हालात हैं, हमास और इसराइल के बीच में जो एक्सपेक्टेड सीज फायर है वो कहां तक पहुंचा, इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। 9 अप्रैल 2025 को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि जून में हम फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर देंगे, यानी कि इस महीने। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट के बाद जो पूरे फ्रांस में स्पेकुलेशंस चल रही थी, मीडिया, पॉलिटिशियंस और थिंक टैंक्स इस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, फ्रांस ये कर सकता है। इसके बाद लगने लगा था कि ये हो जाएगा, और फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लेकर अपनी ओपननेस शो कर दी है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे, मिनिस्टर्स, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज ये बातें करने लगे थे कि यूनाइटेड किंगडम भी फ्रांस के साथ ही फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर देगा। हालांकि यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिकली इस बात की मुखालफत की थी कि यूनाइटेड किंगडम को यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लेगा फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन कीर स्टारमर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा प्रेशर है, लेबर पार्टी का, उसकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोगों का। साथ में इलेक्शन कैंपेन के वक्त भी कीर स्टारमर ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड से वो पीछे नहीं हट सकते। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऐसा करे। साथ में यूनाइटेड किंगडम ने यह भी कहा था कि वो बातचीत कर रहे हैं फ्रांस और सऊदी अरेबिया के साथ ऑफिशियली कि वो आने वाले दिनों में फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर देंगे। और सुनने में आ रहा है कि ये डिसाइड कर चुके हैं फ्रांस के साथ मिलकर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस लॉबिंग कर रहा है फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरे यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में। अब लॉबिंग मीन्स फंडिंग, और फंडिंग को और ज़्यादा अच्छे से ब्रेक करके सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो पैसे दे रहा है यहाँ के पॉलिटिशियंस को ताकि वो ये काम करें, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास कहने के लिए कुछ ना बचे। सोचो ये फ्रांस कर रहा है। अब इसराइल ये सब हजम नहीं कर पा रहा है कि उसके दो बड़े पॉलिटिकल फादर्स उसके खिलाफ हो गए। अब वो किसके कंधे पर सर रखकर रोएगा। इसीलिए इसराइल के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मिनिस्टर रॉन डर्मर ने कहा है कि अगर यूके और फ्रांस फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी यानी कि वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेंगे। अब ऐसी बेवकूफ़ाना टर्म्स सिर्फ इसराइल के अंदर ही यूज़ होती हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि वेस्ट बैंक पर ऑलरेडी कब्जा है, ABC सिस्टम उन्होंने बना रखा है। वहाँ पर कब्जा करना, ये एनेक्सेशन, वो सारी चीज़ें एक ही तरह की है। इसराइल ऐसी धमकी दे रहा है जिन धमकियों के कोई मायने नहीं है। अमेरिका भी फुल बेशर्मी मोड में इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के ऊपर सीक्रेट प्रेशर बना रहे हैं, मतलब पर्दे के पीछे से, कि तुम दोनों इस वक्त यूनिलेटरली ये डिसीजन मत लो, फलस्तीन को रिकॉग्नाइज मत करो, वरना इसराइल को दिक्कत होगी। हालांकि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम बहुत मुश्किल है कि उसके प्रेशर में आए, लेकिन वो ऐसा कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो होस्टिंग है या ये सारे मीडिएशंस है, ये सऊदी अरेबिया करवा रहा है। वो देश जिसने डूबते हुए अमेरिका की इकोनॉमी को इस वक्त एक सहारा दिया है, ये उसकी इज्जत नहीं कर रहे।
तो ये फिर किसकी इज्जत करेंगे। अच्छा, अमेरिका और इसराइल इतना क्यों बौखलाए हुए हैं, ये कब होने जा रहा है? तो इसी महीने जून में 17 तारीख को यूनाइटेड नेशन के अंदर एक समिट होगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन नाम का। 4 दिन के इस समिट में सऊदी अरेबिया और फ्रांस इसको को चेयर करेंगे। 90% चांस है कि इसी के अंदर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का ऐलान कर दें। पर बीच बीच में फ्रांस इस बात को भी क्लियर कर रहा है कि हो सकता है कि वो ये रिकॉग्निशन 17 तारीख को ना दे, इसमें डिले हो और आगे चलकर वो फलस्तीन को रिकॉग्निशन दे, क्योंकि उसे कुछ पार्टनर्स की जरूरत है जो उसका साथ दे उसी वक्त फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। वो यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसा उसका कहना है। इसलिए वो लॉबिंग करके और पार्टनर्स ढूंढ रहा है जो 17 तारीख को उसके साथ फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर दें, ताकि उसे ये काम अकेले ना करना पड़े। कुछ भी हो, अल्टीमेटली इस वक्त यूरोपियंस का स्टैंड बामुकाबले मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज के फलस्तीन के लिए ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद क्या होगा? फलस्तीन को ना मानना, 2 स्टेट सॉल्यूशन को ना मानना, ये अमेरिका का पागलपन माना जाएगा। इससे पहले क्या होता था? ये यूरोप के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी चलते थे जिससे ये जेनोसाइड को भी इसराइल को विक्टिम कार्ड खिलाकर कन्वर्ट कर देते थे सॉफ्ट पावर में। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे कि इस रिकॉग्निशन के बाद कौन सा बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो बदलाव आएगा। दुनिया की 5 में से 4 सुपर पावर्स फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुकी होंगी। रशिया कर चुका है, चाइना कर चुका है, फ्रांस करेगा, यूनाइटेड किंगडम करेगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अकेला रह जाएगा जिसने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पहली बार ऐसा होगा कि G7 नेशंस फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज भी इन 2 बड़ी जाइंट यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करेंगे। स्पेन पहले इस काम को कर चुका है, यानी कि पूरा यूरोप धीरे धीरे करके फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर देगा। फिर जो यूरोपियन यूनियन है वो भी अपनी तरफ से फलस्तीन को रिकॉग्निशन दे देगा, यानी कि वेस्टर्न अलायंस में एक भूचाल आ जाएगा और आने वाले दिनों में वेस्ट इसराइल के ऊपर बट सकता है। अच्छा, यूरोप ऐसा कर क्यों रहा है? सबसे पहले तो वो मॉरल ग्राउंड खो चुके हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त इसराइल की जो जंग है वो हमास के साथ नहीं है, फलस्तीन के आम लोगों के साथ है। वो जाकर उनके ऊपर बम्बार्डमेंट्स कर रहा है। फेयर वॉर क्या होती कि इसराइल जाकर हमास से लड़ता, वो हमास को हराता, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो सिविलियंस को मार रहा है ताकि हमास हार मान ले। ये यूरोप का पर्सपेक्टिव है। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमास को इसराइल नहीं हरा सकता। दूसरा, वो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर। जहां पर उसको लड़ाई करनी थी रशिया के साथ, उसने लड़ाई कर ली यूक्रेन के साथ। वो रशिया के साथ बैठकर डील कर रहा है और ये कह रहा है कि ये तुम रख लो यूक्रेन का, ये हम रख लेते हैं। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये सोच रहे हैं कि सोचो, अगर इनकी जगह हम होते तो अमेरिका हमारे साथ भी यही करता। उनका ट्रस्ट हट चुका है, इसीलिए वो किसी बड़े मकसद के लिए पूरे यूरोप को इस वक्त यूनाइट कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास एक वजह है, फलस्तीन। इस वजह पे पहले यूरोप को यूनाइट कर लिया जाए, उसके बाद इस पूरे यूरोप को एक साथ रशिया के खिलाफ खड़ा किया जाए। इन्हें यह लगा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टफ है, वो टफ हैंड का यूज करेगा रशिया के ऊपर, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टफ हैंड है वो ढीला पड़ गया। उन्होंने उनके सामने बिल्कुल सर झुका दिया। ये चीज यूरोप को काफी ज्यादा हर्ट कर रही है, इसलिए भी यूरोप खुद को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस ये एफर्ट्स डाल रहा है, यहां तक कि पैसे भी दे रहा है फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि वो एक वजह के लिए यूरोप को यूनाइट करना चाहता है। स्पेन पहले ही फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुका है, लेकिन अब वो फर्दर एंटी इसराइल पॉलिसीज ला रहा है। उन्होंने इसराइल के साथ $325 मिलियन की एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स की डील कैंसिल कर दी है, जो कैपिटल मैड्रिड में इसराइली कंपनी बनाती। मैसेज साफ है, जो आम लोगों को मारते हैं हम उनके साथ किसी भी तरह की कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे। स्पेनिश एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहा है। फर्दर ये चीजें पूरे यूरोप में फैलेंगी, यहां तक कि ज्यूज भी जो आज तक सिंपैथी का इस्तेमाल कर रहे थे वो ये खोने लगेंगे। ये आज के यूरोप के अंदर इसराइल की औकात है, अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद भी। लेकिन दूसरी तरफ या तो अरब स्टेट्स खुलकर इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, या छुपकर इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, या बिना फलस्तीन की बात हुए, बिना फलस्तीन की डील को फाइनल किए वो इसराइल के सरपरस्तों को सपोर्ट दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला उन्हें मालामाल कर रहे हैं। अमेरिका की चालाकी और डबल स्टैंडर्ड देखो, वो जब चाहता है तो इसराइल रुक जाता है, लेकिन जब अरब स्टेट्स अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को सो कॉल्ड मिस्टर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मीटिंग के लिए रमल्ला यानी कि वेस्ट बैंक भेजते हैं,
तो उसमें शामिल थे सऊदी, यूएई, कतर। ये वो सारे देश हैं जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में लगाए हैं, लेकिन इनके लिए ये वेस्ट बैंक के अंदर एक मीटिंग तक फिक्स नहीं कर सकता है। ये इन स्टेट्स की अमेरिका की नज़र में औकात है। इसराइल उस पर भी ब्लॉकेड लगा देता है कि अगर ये मीटिंग रमल्ला के अंदर होती है तो इसराइल उसके ऊपर हमला कर सकता है। अगर ये मीटिंग होती तो इसराइल सच में उसके ऊपर हमला कर देता, क्योंकि ये एक सिक स्टेट है और इस स्टेट के बीच में बाकी सारे मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को रहना पड़ता है। ये अपने आप में एक परेशानी की बात है। सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि इसराइल अमन नहीं चाहता। दुनिया में कौन ऐसा है, मिडिल ईस्ट में कौन ऐसा है जो इस बात को नहीं जानता कि इसराइल अमन नहीं चाहता है। अच्छा, यूएई ने तो इसकी मुखालफत तक नहीं की है, क्योंकि वो तो इसराइल की हथियारों की कंपनीज में पैसे लगा रहा है। आप इससे कोई उम्मीद मत करना। उसने यूनिलेटरल स्टेटमेंट्स और मुखालफत कब की बंद कर दी है। कुछ अरब स्टेट्स छुप के इसराइल से इस वक्त बात भी कर रही हैं और कॉपरेट भी कर रही हैं। ऊपरी दिखावा है कि हम फलस्तीन के साथ हैं। नो डाउट कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 17 जून को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें सऊदी अरेबिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने लॉबिंग की, पैसा लगाया, वेस्टर्न कंट्रीज में पैसा दिया, वेस्टर्न कंट्रीज को मनाया कि वो फलस्तीन को इस इंपॉर्टेंट डे पर एक्सेप्ट कर लें। और हो सकता है अगर ये चीज़ कामयाब हो गई तो सऊदी के रोल को इसमें डिनाई नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सरपरस्तों को इस तरह खुलेआम नहीं छोड़ते। अरब नेशंस ने अमेरिका की झोली को पैसों से भर दिया है या भरने वाले हैं। वो तब भी इनके काम में पूरे कॉन्फिडेंस से अड़ंगा डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि अगर इन्हें अपनी ऑयल रिफाइनरी से लेकर मिलिट्री बेसिस तक एक टोटी भी चेंज करवानी है तो उसके लिए इन्हें अमेरिकन की जरूरत है। इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये लोग हमारे बिना कहाँ ही जाएंगे, जो हम बोलेंगे वो इन्हें करना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट कुछ घंटों की ट्रिप के लिए मिडिल ईस्ट आता है और उसी में वो माला माल हो जाता है। इतना माला माल कि जब वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचता है तो कहता है कि मैं कुछ ही घंटे के लिए मिडिल ईस्ट गया और उसमें मैंने $5 ट्रिलियन बना लिए। That money, I went to Saudi Arabia, Qatar, and UAE, and we brought back $5.1 trillion. So I made that money in about 2 hours, the money that we're talking about, but it's still think of it, $300 billion we've spent with no checks, no balances. They just send cash. And by the way, got a beautiful, big, magnificent, free airplane for the United States Air Force, okay? अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बगैर प्रेशर डाले, बगैर फलस्तीन की बात किए $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनकी सोशल मीडिया जाइंट्स, उसके बाद एग्रीकल्चर से लेकर एनिमल हस्बेंड्री तक हर जगह सऊदी अरेबिया उनके यहाँ पैसे डाल रहा है। उसके बाद इसी $600 बिलियन की डील्स में $142 बिलियन की तो इन्होंने सिर्फ वेपन डील्स की हैं। अब आप सोचेंगे वेपन डील में क्या ही दिक्कत है, सऊदी अरेबिया को अपनी मिलिट्री को एडवांस बनाना है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को टक्कर देनी है, तो ऐसा नहीं है। जब आप उन डील्स को पढ़ेंगे तो उसमें ना कोई F-16 है, ना F-22 रैप्टर्स हैं, ना F-35 हैं, ना यूनाइटेड स्टेट्स के एडवांस B-2 बॉम्बर्स हैं, कुछ नहीं है। महज नॉर्मल डील है। शायद ये AK-47 की गोलियां खरीद रहे हैं इतना पैसा देकर। $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। वेपन डील का तो वहां कोई मसला ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जब बोलेगा यूएई इनके साथ वेपन डील कर लेगा। ये तो इसराइल के साथ वेपन डील कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करने में इन्हें क्या ही दिक्कत होगी। कतर, मुसलमानों का हीरो, उसने भी $1.2 ट्रिलियन कसम खाई है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में लगाएंगे। फिर बहरीन भी 200 से 400 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेगा। कुवैत भी 500 बिलियन डॉलर्स के करीब का इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में करेगा। उनके डिफरेंट सेक्टर्स को ये लोग भी चमकाने वाले हैं। और ये सारी मेहरबानियां मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के ऊपर तब कर रही हैं जब ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही फलस्तीनियों को गज्जा से निकालने की धमकी दी थी। अभी भी हमास इसराइल सीज़फायर में यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल की ही शर्तों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया से लड़कर सीज़फायर को रोक रहा है, यानी कि 4 सुपर पावर्स एक तरफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स अकेला उस पर अपनी वीटो लगाकर सीज़फायर में अड़ंगा डाल रहा है। वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पर प्रेशर भी डाल रहा है, यानी कि वो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी 1% इज्जत नहीं करता है। वो बस इन्हें कैश काउ की तरह देखता है। यूरोप को इतना ताकतवर होकर भी अपनी फिक्र हो रही है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास मजबूत फौज है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके बाद अच्छी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, साथ में स्पेन और एक हिसाब वेस्टर्न यूरोप यूनाइटेड है।
रशिया के खिलाफ भी और यूनाइटेड स्टेट्स के कई स्टेप्स के खिलाफ। उसके बावजूद उन्हें डर लग रहा है, उन्हें अपनी फिक्र हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज किस घमंड में हैं। आप सोचो, वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कल्चरली जुड़े हुए हैं, जो सालों से अमेरिका का साथ दे रहे थे, उसके साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ रहे थे, उन्हें डर लग रहा है। उन्हें अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं है। उन्हें यह लगता है कि कल यूनाइटेड स्टेट्स हमें धोखा दे सकता है, जंग में झोंक कर छोड़ देगा, या फिर हो सकता है कि हमारे खिलाफ ही लड़े। मुझे समझ में नहीं आता कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के पास क्या प्लान है। क्या आपके हालात गजा जैसे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बल्कि उससे भी बदतर हो सकते हैं। अमन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर अमन चाहिए तो मुस्लिम वर्ल्ड फोर्सफुली उसे लागू कर सकता है। लेकिन याद रखो, अगर फ़लस्तीन नहीं बनेगा तो मिडिल ईस्ट में अमन नहीं होगा। अगर मिडिल ईस्ट में अमन नहीं होगा, यानी कि एक चिंगारी जिंदा है, जो चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल आपका साथ देने नहीं आएगा। ये 143 बिलियन डॉलर्स जो सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को दिए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने हथियारों के लिए, अगर वही 143 बिलियन डॉलर्स ये रशिया और चाइना को दें, तुर्की और ईरान को दें, या फिर 143 बिलियन डॉलर्स इन चारों कंट्रीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करके दे दें, तो भी इनके पास ऐसे हथियार आ जाएंगे जिससे ये अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। वो ऐसे हथियार हैं जिनसे ये अपनी पूरी तरह हिफाजत कर लेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाना है, जिसका भरोसा उसके अपने साथ ही नहीं कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस वक्त गजा के क्या हालात हैं। गजा में वही हो रहा है जो जंग के पहले दिन हो रहा था। ब्लॉकेड लगा हुआ है, हंगर है, आम लोगों तक एड नहीं पहुंच पा रहा, खाना नहीं पहुंच पा रहा। इस वक्त भी हमास और इसराइल के बीच में जंग चल रही है। हमास इसराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है, और इसराइल के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा तो वो इस खाने को ब्लॉक करके, लोगों को भूख से मारकर और लोगों के ऊपर बॉम्बार्डमेंट्स करके जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, तो वो चाहता है कि इस प्रेशर में हमास हार मान ले और इनके साथ डील कर ले। और यही चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स भी चाहता है, इसलिए उसने सीज फायर में अड़ंगा लगाया। यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता था कि जो सीज फायर मैंने प्रपोज किया है उस पर हमास भी हाँ कर दे। इसराइल ने ऑलरेडी हाँ कर दी थी, क्योंकि उसमें सारी वही चीज़ें थी जो इसराइल को फ़ायदा पहुंचाएंगी। इसलिए हमास ने अभी तक उस सीज फायर प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया या अपनी साइड से उस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं किया है। कुल मिलाकर एक तरफ कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़े बोल्ड तरीके से फ़लस्तीन का स्टैंड लिया है, यहाँ तक कि वेस्ट के खेमे में एक टूट दिखाई दी उसके लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी कि हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहा है। वो अभी तक नाकाम रहे हैं वेस्ट को अपनी इंटेंशंस बताने में, अपनी बात मनवाने में, इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी। ये चीज़ें आगे चलकर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होंगी। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।